सो देखिए भाई, अगर आप लास्ट क्लास आए हैं तो आपको पता होगा कि हमने हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, में फ्यूजन बोलूं या क्लीवेज बोलूं एक ही मतलब है, टूटना है। ठीक है, तो बॉन्ड जो होते हैं वो या तो हेट्रोलिटिकली टूटते हैं या होमोलिटिकली टूटते हैं। हेट्रोलिटिकली ऑल यू नो दैट कि जब बॉन्ड बना होता है और उनमें से कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। इस तरह की बॉन्ड के फ्यूजन को बोलो क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। नहीं आ रही बात समझ में? सिंपल है यार। और अगर एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए तो बोलो क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। इसके बाद मैंने बताया था कि जब कार्बन के साथ ये हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है, कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए या कार्बन किसी का इलेक्ट्रॉन ले आए, तो दोनों सूरत हाल में या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या बोलो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे में अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको कार्बोकटायन बुलाते हैं, और नेगेटिव आए तो कार्बो अनायन बुलाते हैं। और वो होमोलिटिकली टूटा तो उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन आएगा जिसको बुलाएंगे कार्बन रेडिकल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये टर्म्स आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बस, कि कार्बोकटायन कैसा होता है, कार्बोनाइन कैसा होता है, कार्बन रेडिकल कैसा होता है। इसका फायदा आप लोगों को थोड़े टाइम बाद नजर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब ये टर्म्स, ये स्पीशीज बार बार आपको देखने को मिलेंगी तो आपको पता लगेगा कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को इनका क्लासिफिकेशन बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेशरी। एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है इसके अंदर, जिस कार्बन के ऊपर प्लस है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। इस पे प्लस है, इसे एक से अटैच है 1 डिग्री, जिस पे प्लस है वो एक से अटैच है 1 डिग्री, जिस पे प्लस है वो 2 से डायरेक्टली अटैच है 2 डिग्री। इट्स अ सेकेंडरी कार्बोकटायन या 2 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, ऐसे इसको बोला जाता है बच्चों। सो ये बाद में चल के आने वाली ही चीजें, तो मैं बार बार तीन टर्म्स की बात, तीन चीजों की बात कर रहा हूँ। होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, डन। कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, कार्बन रेडिकल में फर्क समझ में आ गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया आप लोगों को, पक्का? यहां तक की चीज होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ ये भर चुकी है तो हमें नई पीडीएफ खोलनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट है यहां तक? चलिए, तो अब अगली बात क्या है वो देखिए। तो नेक्स्ट थिंग इज, देखिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़नी है। एक है इलेक्ट्रोफाइल्स और एक है न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छे से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक है इलेक्ट्रोफाइल, एक है न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर ये जो टर्म बनी हुई है ना, कैसे बनी हुई है मैं आपको पहले समझाता हूं। देखिए, जो इलेक्ट्रोफाइल टर्म है ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सीकिंग। इलेक्ट्रॉन सीकिंग क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रॉन सिक हो, जो इलेक्ट्रॉन सिक क्या मतलब? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी रहती हो, है ना, इलेक्ट्रॉन सिक बोलेंगे उसको। समझिए मेरी बात को। सिक मतलब यहां पर क्या रहेगा, जिस चीज की कमी है ना, तो इलेक्ट्रॉन सिक। और ये वाला क्या होता है, अब बोलेंगे न्यूक्लियन सिक होगा एक तरीके से, है ना, बोल सकते हैं। ये न्यूक्लियन सिक होगा तो यहां पर बोल सकते हैं इसको न्यूक्लियन सिक। अब क्या मतलब है इसका, समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन सिकिंग का मतलब क्या हो गया? जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, जिनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। मतलब ऐसी कौन सी स्पीशीज होंगी जिनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी? आप मुझे बोर्ड पे देख के बताना कौन सी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, देख के बताना। इसके पास आपको इलेक्ट्रॉन की कमी लग रही है या इसके पास आपको इलेक्ट्रॉन की कमी लग रही है? बताओ। इसके पास ना, ये इलेक्ट्रॉन सिकिंग है। अगर ये न्यूट्रल बनना चाहता है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। समझो मेरी बात को, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। समझना टर्म को, इलेक्ट्रॉन सीकिंग मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज चीजें होंगी वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग होगी, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है भाई। और ये वाले कैसे हैं, इनके पास ना नेगेटिव चीज ज्यादा है और पॉजिटिव कहीं ना कहीं कम है। नेगेटिव चीज ज्यादा है कंपैरेटिवली टू क्या बोलो, पॉजिटिव। अच्छा, किसी भी स्पीशीज पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? एक्चुअली में हर एटम न्यूट्रल होना चाहिए था, सिंपल सी बात है, हर एटम न्यूट्रल होना चाहिए था। क्योंकि इसमें जैसे सोडियम की बात करें तो इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 ही बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, क्या आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उनको कलेक्टिवली न्यूक्लियन बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? क्योंकि वो न्यूक्लियस को बनाते हैं। समझ लीजिए टर्म्स को, टर्म्स पकड़ लेंगे बहुत आसान लगेगा। मैंने क्या बोला, किसी भी एटम का जो चार्ज होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है शिवम? इधर, क्योंकि जितना उसमें प्लस होता है उतना इसमें बोलो क्या होता है, माइनस होता है। जो प्लस बनता है वो न्यूक्लियंस की वजह से बनता है। न्यूक्लियंस मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और बाहर ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियंस होते हैं। तो अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं से कहीं ज्यादा रह गया इलेक्ट्रॉन के मुकाबले तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो है कि नहीं? तो मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों से कह रहा हूं कि जिन स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पसंद करेंगे।
ऐसी चीजें इलेक्ट्रॉन सीकिंग होती हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। और ऐसी चीजें जिनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, अगर तुम्हें आसान करना है ना तो उनको बोल दो इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इनको बोल दो इलेक्ट्रॉन रिच। क्या बोलते हैं इनको? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स के मामले में रिच है ना, वो न्यूक्लियॉन्स के मामले में सिक है एक तरीके से। नहीं समझे मेरी बात को? अरे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज कम है। पॉजिटिव कम होने का मतलब क्या? न्यूक्लियॉन सीकिंग है। क्या सीकिंग बोला? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस में जो चीज है वो कम है इनके पास, पॉजिटिव वाली चीज कम है, इसीलिए नेगेटिव ज्यादा आ रखा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो टर्म्स पे इतना नहीं जाना, मैं तुम्हें एक सिंपल आसान शब्दों में बताता हूं। ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो सब इलेक्ट्रोफाइल्स है। वो सब क्या है? और ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, फालतू इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल ऑफ देम आर न्यूक्लियोफाइल्स। क्या बोलो? न्यूक्लियोफाइल्स। ये आपको समझना पड़ेगा बिकॉज इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है रिएक्शंस के दौरान। प्रिंस, शिवमी, आयुष। तो मैं कुछ स्पीशीज बोर्ड पे लिखता हूं और आप लोग मुझे बताना कि कौन सी इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है? तो मुझे बताओ जरा, इस स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे या इलेक्ट्रॉन दे सकता है? देख के बताना मुझे ध्यान से इसको। ठीक है? तो कॉपर प्लस है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चाहिए सर। कोई भी चीज इस दुनिया में क्या रहना पसंद करती है? वैसे जनरली न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इसके ऊपर है तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ले सकता है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, मतलब कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बोलो? चलो ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है नहीं? ये वाला बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है। जितनी भी ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जितनी भी ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कंसीडर कर लो सारी इलेक्ट्रोफाइल्स। सारी। मैंने क्या बोला? यहां पर मैं कुछ लिखूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान समझिएगा। आ जाओ भाई, मैंने कुछ लिखा है, जरा पढ़ के देखिए। कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो, डेफिसिट का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, एक तरीके से डेफिशिएंसी हो, या फिर वो इलेक्ट्रॉन के मामले में बस प्रिसाइज हो। प्रिसाइज का मतलब होता है कि कमी नहीं है लेकिन ज्यादा भी नहीं है, जितना चाहिए बस उतना है। आज समझना जरा, मैं आपको 3 तरह की स्पीशीज के बारे में बताने वाला हूं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। मैं 3 चीजें बताऊंगा, तुमने अगर ये समझ लिया तो खेल बन जाएगा सारा का सारा। ठीक है? तो ढंग से सुनना। वो 3 स्पीशीज क्या है? कुछ स्पीशीज बच्चों ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। रिच होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के मामले में, रिच होती है मतलब उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक तरीके से। तो समझ लेना, जितनी भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाली हैं, ये सब क्या होती हैं बताओ जरा? इलेक्ट्रोफाइल्स। और जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है बोलो वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। अब इसको पहचान करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। मुझे बस इतना बताओ, जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज होंगी, जितनी भी ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। मुझे इसका कारण बताओ भाई सब बच्चे, रीजन बताओ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल्स होंगी। क्योंकि जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल बनने के लिए, मतलब सबके सब इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसलिए बोलो वो कौन है? इलेक्ट्रोफाइल्स। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं, पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा? जब कोई उनके इलेक्ट्रॉन को ले गया होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स के मामले में डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन्स के मामले में जितना चाहिए उतना नहीं है। भूलिए मत, कार्बोकेटाइन हमने लास्ट क्लास पढ़ा है, और कार्बोकेटाइन के पास ऑक्टेट पूरा नहीं होता, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की बोलो क्या होती है? कमी होती है, वो सब इलेक्ट्रोफाइल्स होती है। तो पहचान करने का एक बहुत सिंपल तरीका कि जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है वो सब क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल्स होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर क्या क्या बोलूंगा, ध्यान से देखते चलिए। कॉपर प्लस बोल दूंगा मैं, NH4 प्लस बोल दूंगा मैं, यहां पर मैंने बोल दिया, और आपको जो स्पीशीज तो बहुत सारी हैं, CH3 प्लस बोल दिया मैंने, H प्लस बोल दिया मैंने। तो जितनी भी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज अ
इलेक्ट्रोफाइल। पहली वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं है बात समझ? पक्का? ओके। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे और ऐड करनी पड़ेगी, ध्यान सुनते रहो। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट तो पहचान में आने लग गया भाई। कैसे आने लग गया सर? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सब कैसी होंगी बोलो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी। सबको क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कैसे होती है? मैं एक मॉलिक्यूल आपको दिखाता हूं, आप मुझे बताना कि वो प्रिसाइज है कि नहीं। प्रिसाइज मतलब उसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन है, या जितने चाहिए उतने ही है? जरा मुझे बताना CH4 मॉलिक्यूल के बारे में। कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 उसको मिले पड़े, 4 हाइड्रोजन से, ऑक्टेट पूरा है उसका, ना फालतू है ना कम है, मतलब प्रिसाइज है। क्या है बोलो? चलो इसको बताना एक बार। AlCl3, एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, 2,8,3। 3 एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन से तीनों के तीनों एंगेज हो चुके हैं बॉन्डिंग में। समझना मेरी बात को? ध्यान सुनो बच्चों, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो AlCl3 तीनों एंगेज हो चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं और कुछ कम भी नहीं पड़ा एक तरीके से। समझो मेरी बात को, यहां इनका ऑक्टेट ऐसे पूरा नहीं होता है। आप समझिए, 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो इसको किसमें कंसिडर किया जाएगा बोलो? प्रिसाइज में। AlCl3 प्रिसाइज। एक और समझो, BF3 मॉलिक्यूल। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? 5। अरे सुनते चलो, थोड़ी देर में सब समझ में आएगा। 2,3। तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तीनों ही फ्लोरीन से जुड़ गए। फिर भाई ये बोलो क्या है? प्रिसाइज है, जितना है उतना यूज हो चुका है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ। ऐसी स्पीशीज प्रिसाइज कंसिडर होती हैं, और ये भी बोलो क्या होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव चार्जेस वाले समझ में आ गए, बट ये वाले कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला ऐसी कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो वो तो इलेक्ट्रोफाइल है, या जो इलेक्ट्रॉन रिच हो वो बोलो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ना, एक बार इसको और थोड़ा समझ लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव को अलग करते हैं, फिर न्यूट्रल वाली स्पीशीज पे बात करेंगे। दोज स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, सुनते चलिएगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा सारी चीज। इलेक्ट्रॉन रिच आर कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोफाइल। अभी बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, बस बोर्ड पे सुनते चलो। तो मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी होंगी भाई? जिनके ऊपर सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सारी इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों भाई? किसी का इलेक्ट्रॉन छीन के लाई है, किसी का इलेक्ट्रॉन। अरे नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन फालतू होता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन कम होता है। नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में? तो जितने पे भी पॉजिटिव चार्ज है सबके पास इलेक्ट्रॉन कम है, वो इलेक्ट्रोफाइल होगी। जिनके पास नेगेटिव चार्ज है सबके पास इलेक्ट्रॉन फालतू है, वो बोलो क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। क्या हो गए बोलो? न्यूक्लियोफाइल्स। तो मैंने बोला ऑल नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। चलो इसके बताओ जैसे एग्जांपल कौन कौन से आएंगे? आ जाओ बोर्ड पे। Cl माइनस, SO4 2 माइनस, ऑल नेगेटिव स्पीशीज लिख दीजिए यहां पर, जितने भी आपको नेगेटिव स्पीशीज पता है। आपको पता है नेगेटिव में भी हो सकता है CH3 माइनस, Br माइनस। मैं कह रहा हूं जो भी स्पीशीज आपको नेगेटिव में पता है वो सारी स्पीशीज क्या हो सकती हैं? न्यूक्लियोफाइल्स हो सकती हैं। तो एक बात तो क्लियर हुई भाई। अब मैं तुम्हें डिफरेंस अंकित, यहां पर जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज आपको दिखे वो सब किसमें रख देना, और जितनी भी नेगेटिव दिखे वो किसमें रख देना। अब पंगा यह है कि किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है फिर कैसे रखूं उसको? तो वो भी तो कुछ ना कुछ होगा। चलिए उसी बात को समझने के लिए अब बोर्ड पे देखिए, एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे किसी ने तुमसे पूछा बताओ NH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? पहले चार्ज बताओ उसके ऊपर, प्लस का है माइनस का है? रौनक, शिवम, इधर बोर्ड पे मैं कुछ बात बोल रहा हूं, अब अगले 2 मिनट बिल्कुल सबकी नजरें बोर्ड पे हो, कोई लिखता ना दिखे ना बात करता दिखे। मैंने क्या बोला? जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज हैं सब बोलो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोफाइल। अक्षत, नेगेटिव वाली। अब बात कौन फंस गए? कौन बच गए? न्यूट्रल्स वाले मॉलिक्यूल बच गए ना, जो न्यूट्रल्स हैं। अरे यार 3 ही स्पीशीज होती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल। मैंने कहा पॉजिटिव वाले ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग। जितने भी नेगेटिव होते थे ऑलरेडी आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो न्यूक्लियोफाइल्स में चले गए। क्लियर हो गई यहां तक की बात? फंस कौन गए, बच कौन गए? न्यूट्रल्स। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके सामने बोर्ड पे है। NH3 न्यूट्रल है, बोला है कि नहीं? H2O न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है सर। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे पता लगेगा वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। इसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। सेंट्रल एटम कौन है बोलो? नाइट्रोजन। मुझे बताओ जरा नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स विद 2,5 5 यूनिट्स वैलेंस शेल। बोर्ड पे बातें नहीं बिल्कुल भी। और अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो बोलूंगा 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए, 5 मैंने बनाए। कितनों ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से? ध्यान से सुनना,
और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एज अ लोन पेयर बच जाते हैं। अब भले ही ये न्यूट्रल है, पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल ही होता है। क्यों भाई? क्योंकि आप ये मत बोलिएगा 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, अरे यार ये इसके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसी में से बचा हुआ है ना, और 7 इलेक्ट्रॉन के बदले 7 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं। मतलब ओवरऑल तो ये रौनक समझ में आ रही है, ओवरऑल तो ये बोलो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल बोलो क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन, मतलब मुझे बताओ ये न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं? न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं? बचे हुए इलेक्ट्रॉन, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो उससे जाके रिएक्ट कर सकता है। यही चीज आपको आगे चल के सिखाई जाएगी कि न्यूक्लियोफाइल्स उन चीजों से जाके रिएक्ट करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये नेगेटिव वाली चीजें जा सकती है कि नहीं जा सकती? एक्चुअली बाद में पता लगा कि दोनों एक दूसरे रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो ये इनको जरूरत होती है और वो देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो कंबाइंड होते हैं। समझो मेरी बात को। तो ये भी जा सकता है कि नहीं जा सकता किसी इलेक्ट्रॉन सीकिंग चीज के पास? बोलो आप मुझे बताओ, जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तान्या नहीं आया समझ में? इसके सेंट्रल एटम पे, और ये बातें नहीं भाई यहां पर, इसी डिफरेंस को अगर तुम समझ गए तो मैं पूरा क्लियर हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो मुझे बस ये बताओ कि इसके सेंट्रल एटम पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए? बच गए सर। बच गए तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी में आएगा। और इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी में आएगा तो ये भी क्या है बोलो? ये भी क्या है बोलो? न्यूक्लियोफाइल। तो भैया नेगेटिव वाले तो न्यूक्लियोफाइल होते ही हैं, बट कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। आइए एक बार H2O को समझते हैं। अंजलि नहीं आया समझ में? अभी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। मुझे तुम एक और बताओ, H2O बताओ सब बच्चे, H2O सब बच्चे बताओ। ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स विद 2,6। अगला आपसे पूछने वाला हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6। लो भाई, 2 ही जुड़े हाइड्रोजन से, ये बच गया, ये बच गया। मुझे बताओ, वैसे तो न्यूट्रल होता है H2O, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं? है सर, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है सर, इसलिए मैं क्या बोलूंगा सर, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बोलो? नहीं आ रहा समझ में? लेकिन वहीं तुम अब मुझे AlCl3 की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। एक बार AlCl3 को देखो ना, एक बार ध्यान से देखो ना AlCl3 को। AlCl3, मुझे बताओ एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सेंट्रल पे देखना होता है, ध्यान रखना बच्चों, रिएक्शन हमेशा सेंट्रल से होगी। कोई भी चीज जुड़ेगी सेंट्रल एटम जुड़ेगी। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 3, तीनों ही किससे जुड़ गए बोलो? तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्रिसाइज है। क्या है बोलो? और प्रिसाइज है तो बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल होगा। एक ये डिफरेंस अगर तुम्हें समझ में आ गया तो खेल बन जाएगा। ये किसी को दे नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए, किसी को दे नहीं सकता। रिच नहीं है इलेक्ट्रॉन के मामले में, दे नहीं सकता, तो भेजो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में। जो दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज है वो दे सकते हैं, जो न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ही हैं बस स्पीशीज। सुन लीजिए मैंने क्या कहा, जितनी भी रिएक्शंस होंगी हमें जरूरत पड़ेगी ऐसी स्पीशीज की जो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रॉन लेंगी। हमें यही देखना है कौन सी इलेक्ट्रॉन लेंगे और कौन सी इलेक्ट्रॉन देंगी। तो देने वाली कौन कौन होंगी सब बच्चे नोटिस करो। जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो दे सकती हैं, या जो न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन बच गए, न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन लाइक NH3 लाइक H2O, इनके पास इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये देंगी सर। क्या AlCl3 किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एल्यूमिनियम के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में नहीं जा सकता। कौन सी में आएगा? यही समझना है। नहीं आया समझ में? चलो एक बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। पहला काम क्या करोगे, देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव है क्या। अगर पॉजिटिव है सीधा छुटते ही बोलो इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव है तो ये तो सबसे इजी हो गया स्वयं। नहीं है बात समझ में? अब कंफ्यूजन कहां पर पैदा होती है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में। कहां पर बोला? अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आप ये देखना कि सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए। अगर सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन बच गए तो भैया वो इलेक्ट्रॉन रिच रह गया है, वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जैसे ये दे सकते हैं वैसे ये भी दे सकता है। इसका मतलब सर ये न्यूक्लियोफाइल होगा। और नहीं बचा है, प्रिसाइज ही रह गया है, तो बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। BF3 बताओ, BF3 बताओ, BF3 बताओ क्या है BF3 में? सर बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2,3 है सर, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, कोई एक्स्ट्रा नहीं है भाई, एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा नहीं है तो भैया उधर आएगा, और एक्स्ट्रा है तो नीचे आएगा। यहां पर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक पूछूं आप लोगों से मैं, आप मुझे बताना कि क्या है ये। ClF3 पूछूं? चलो तुम जो बोल रहे हो कुछ नहीं थे। ClF3 बता दो। अब तुम्हें पता है क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,7। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन 3 ने ही बॉन्ड बनाया है। अरे समझो यार, 4 5 6 7, 3 ने ही तो बॉन्ड बनाया है, तो लोन पेयर तो बच गया ना। सिंपल है यार, आपको बस ढूंढना है बचा कि नहीं बचा। और मैं कह रहा हूं इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती,
जिसको पता है ना क्लोरीन के पास 7 है वैलेंस में, 3 ही फ्लोरीन जुड़े, तो बचे होंगे इलेक्ट्रॉन गारंटेड। बचे होंगे तो सर कौन होगा, कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, दिमाग में ये बात फिट रखना। सिर्फ नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, न्यूट्रल वाले भी, बस वो रिच होने चाहिए। क्या होने चाहिए बोलो, रिच। इसे बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन समझाने की मैंने कोशिश करी थी और मैंने बोला था इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच है वो कौन है बोलो, न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन रिच वाले, और डेफिसिट है या प्रिसाइज है, डेफिसिट है या बोलो प्रिसाइज है, वो सब क्या आ जाते हैं बोलो, इलेक्ट्रोफाइल्स। और एक सिंपल सा फंडा मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, जैसे ही पॉजिटिव स्पीशीज दिखे कंसीडर इट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है भाई। नेगेटिव दिखे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले स्पीशीज है। ये तो हो गया। फिर बची न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में सिंपल चेक करना है कि लोन पेयर बचा है कि नहीं बचा। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो दे सकता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल, और नहीं बचे हैं, प्रिसाइज रह गया है, तो बोलो वो इलेक्ट्रोफाइल है। कंसीडर हो गया भाई। और इसको उधर क्यों रखा प्रिसाइज वालों को, क्योंकि सर ये किसी को दे नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते तो हम इनको रिच कंसीडर नहीं कर सकते, इनको यही रखना पड़ेगा। क्लियर होगा कि नहीं हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। तो हमने जितनी भी स्पीशीज थी सबको 2 भागों में बांट दिया, वन एज अ इलेक्ट्रोफाइल, अदर वन एज अ न्यूक्लियोफाइल। मुझे लगता है इतना डिफरेंशिएट क्लियर है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है। आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देती है, मैं बोलो तो करा देता हूं, दिखाना मुझे एक बार एनसीईआरटी। आपको आइडेंटिफाई करना है चीजें, हम थोड़ा आगे पीछे से भी करें तो बच्चों इसमें टेंशन मत लेना कि सर ये आइसोमेरिज्म छूट गया, तो ये करवाया जाएगा। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो, कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। सभी बच्चों को करना है, पहचान करनी है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। बताना भाई, जल्दी जल्दी बता दो यार, इसमें टाइम मत लगाना बिल्कुल भी, पहले कह रहा हूं। क्या लिखना क्या है मुझे बता दो, कॉपी में तो लिख ही लेना वैसे। चलो बोलो भाई, जिससे पूछो वो बता देना मुझे, ठीक है। सुमित तुमसे शुरू करते, पहला वाला माइनस चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, बस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। खुशी आप बताएं ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आपको दिखा ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव ना, अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो चेक करना पड़ेगा बोरोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। 5 में से तोड़ेंगे तो 2,3 ही बचेगा, 3 वैलेंस बचेंगे, तीनों इस्तेमाल हो चुके हैं सर, नहीं बचा हुआ ना, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, प्रिसाइज कैटेगरी में आ रहा है। बोलो न्यूक्लियोफाइल। देखिए किसी बच्चे को डाउट लगता है तो सुनो, किसी बच्चे को डाउट लगता हो तो, सर ये नाइट्रोजन के पास ना 3 CH3 जुड़े हुए हैं, एक इधर एक इधर और एक इधर, और भूलिए मत नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 ही बॉन्ड बने हैं तो 2 बच गए होंगे। कुछ कोई सर हाइड्रोजन, अरे यार 3 हाइड्रोजन कार्बन से बना रखा है ना, नाइट्रोजन से तो 3 कार्बन ने बॉन्ड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गए, तो बच गए तो एक्स्ट्रा बचे हुए, उसने दिखा भी रखा है लोन पे, क्वेश्चन में दिखा रखा है, तो न्यूक्लियोफाइल कंसिडर होगा। नहीं आ रही बात समझ में, तनिष्का नहीं आया समझ में। इसके बाद मुझे बताओ फटाफट से अगला, बताओ बताओ बताओ, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बड़ा सिंपल सा है यार, आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं अब कुछ अगली चीजें सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मुझे ये चाहिए कि आपको इन टर्म्स का सबका डिफरेंस क्लियर है भाई। सुन लीजिए, आप लोगों को पता है कि हेट्रोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन में क्या फर्क है, टर्म्स नहीं प्रॉब्लम करनी चाहिए आप लोगों को आगे चल के।
उसके बाद तुम लोगों को पता है कि कार्बोकटायन, कार्बो अनायन एंड कार्बन रेडिकल में क्या फर्क है? फर्क क्लियर है? नहीं हुआ? फिर तुम्हें पता होना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकटायन, कार्बो अनायन में फर्क क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? फिर तुम लोगों को फर्क पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में। लास्ट कुछ क्लास से हम कुछ टर्म्स पे ही काम करे जा रहे हैं। सबको क्लियर है? चारों के चारों देख लो एक बार बोर्ड पे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है सबको? इधर खुशी पीछे देखो जरा, चारों पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं? फ्यूजन्स क्लियर है, कार्बोकटायन कार्बोनाइंस क्लियर है, आपको ये क्लियर है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में फर्क क्या होता है, और आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस भी समझ में आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम टॉपिक्स करे जा रहे हैं बट इनका अभी तक यूज कुछ नहीं हो रहा ना। देखिए ये चैप्टर के अंदर आपको ऐसे ही जैसे छोटी क्लास में एबीसीडी सिखाते थे, उसके बाद आपको शब्द वर्ड्स बनाना सिखाते थे, कुछ वैसा ही है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी सिखा रहे हैं बस। अभी इनका इस्तेमाल होने वाला है आगे चल के। जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ोगे, 11th में एक ही चैप्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक का, इसके बाद हाइड्रोकार्बन वाला, उसमें बहुत इस्तेमाल है इन चीजों का, और 12th में तो भर भर के इस्तेमाल है, एक एक चीज इस्तेमाल होने वाली है 12th क्लास के अंदर। तो टर्म्स क्लियर होगी 12th में जब हम बात करें ना कार्बोकटायन कार्बोनाइन, तो ऐसे बिल्कुल ब्लैंक फेसेस ना हो, पता हो आप लोगों को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इफेक्ट्स चलिए भाई, अब ये है सबसे जरूरी चीज। आ जाइए, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए भाई मेरी बात को समझिए भाई, इस 4 के बाद बस थोड़ा सा चैप्टर बच जाता है, वो प्यूरिफिकेशन का पार्ट है जिसमें हमें कराना है। 4 के बाद थोड़ा सा बचता है, बस ज्यादा बड़ा चैप्टर बचा नहीं है। 4 इफेक्ट्स में करने कोशिश रहेगी आज एक हो जाए, नेक्स्ट क्लास में 2-3 पूरे हो जाए। चलिए इंडक्टिव करना बहुत जरूरी है आज। चलिए क्या होता है आज, ये करेंगे करेंगे। पहला इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मॉलिक्यूल्स में हमें एक इफेक्ट देखने को मिला, जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमें एक बोल सकते हैं कि इफेक्ट्स देखने को मिले। उसमें से एक इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या चीज है मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बोर्ड पे समझिएगा। पहले तुम मुझे सब बच्चे डिफरेंस बताओ, इंडक्शन में और कंडक्शन में डिफरेंस क्या होता है? इंडक्शन में और कंडक्शन में देखो मैं सिंपल सा बोलूं, कंडक्शन कोई भी चीज टच करके होता है, और इंडक्शन जो होता है विदाउट टचिंग एक इफेक्ट दूसरे पे पैदा हो जाता है। जैसे कि वो मैंने कभी अपने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि नहीं दिया, कि घर पे अगर आप कोई शरारत करते हैं तो मम्मी सीधा कंडक्शन से आपको असर डालती है ना। कंडक्शन मतलब टच करके, मार के, पीट के, है ना, एक बारी में आपको डरा देती है। लेकिन आप किसी मेहमान के घर जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, वहां तुमको हरकत कर दो तो वो फिर इंडक्शन से डर बनाती है। डर दोनों जगह बनता है, कंडक्शन से भी बनता है, इंडक्शन से भी ना। वो आंख दिखाती है और आप समझ जाते हो कि बस ठीक है, हो गया, है ना, आप पिटाई होने वाले घर जाके। तो वो इंडक्शन है। जब काम टच करके हो, जब काम बेसिकली कॉन्टेक्ट के साथ हो तो वो कंडक्शन है, और बिना किसी कॉन्टेक्ट के हो रहा है तो वो क्या है? इंडक्शन है। अब ये इंडक्शन शब्द वहीं से उठाया गया, इंडक्टिव इफेक्ट। ढंग से सुनिएगा इस चीज को और बोर्ड पे देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 CH2। ध्यान से अब बोर्ड पे बस ऑब्जर्व करें इसको, और यहां पर लगा हुआ है Cl। आप लोग मुझे बताइए सारा का सारा मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्डिंग से बना होगा, शेयरिंग से बना होगा? ढंग से सीख लीजिएगा, बिकॉज इसके बिना ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आएगी। अगर तुम्हें 4 इफेक्ट समझ में आ गए तो ऑर्गेनिक बहुत आसान लगता है आगे का, और ये 4 नहीं समझ में आए तो प्रॉब्लम ही आने वाली है बहुत तगड़ी। अभी ये लगा लो कि जो तुम सीख रहे हो ना, ये तुम समझ लो कि 12th क्लास का लगभग 40% सिलेबस ऐसा है जो इसके बिना होता नहीं है, समझ नहीं आता। 40% सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये आना ही चाहिए। मतलब तुम्हें फ्यूजन्स आने चाहिए बहुत अच्छे समझ में, कि सर ने बहुत अच्छे, ये मैं पता लग गया कि बॉन्ड जब टूटते हैं तो एक पे प्लस एक पे माइनस क्यों आता है। ऐसा ना हो कि बस मर्जी चल रही है तो पता ही नहीं किस कारण से हो रहा है। पता हो कि कार्बोकटाइन कार्बोनाइन क्या है, पता हो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या है, क्या होते हैं ये,
तब तुम्हें बहुत आसान लगेगा आगे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, ध्यान रखना। तो अब ढंग से समझो इस चीज को। तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है यहां पर, और मुझे तुम बस इसमें बताओ कि कौन सा ऐसा एटम आपको नजर आ रहा है जो थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। शिवम इधर ध्यान दे भाई, क्लास यहां चल रही है, कहां खोया हुआ है। पूरी इस चेन के अंदर क्लोरीन आप लोगों को दिख रहा है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कुछ को जो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे है भाई, तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू अदर। तो मुझे तुम ये बताओ, जो क्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग चल रही होगी, उसमें क्लोरीन ने उसके ऊपर अपना खिंचाव थोड़ा सा ज्यादा रखा हुआ होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इन दोनों के बीच में शेयरिंग हुई होगी, उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा अट्रैक्शन किसकी तरफ है, बोलो क्लोरीन की तरफ है। ढंग से समझना यार, शेयरिंग तो हुई है लेकिन उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा खिंचाव किसकी तरफ है, बोलो क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय बिताते हैं और कार्बन के पास कम, फिर ऐसे ज्यादा फिर कम। समझ रहे हो मेरी बात को? मीन शेयरिंग तो चल रही है बट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेंड देयर मोर टाइम इन द क्लोरीन एटम एज कंपेयर टू द कार्बन एटम। समझो इस बात को, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसकी टेंडेंसी को, इस टेंडेंसी को बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, मैंने आपको सिखाया था बच्चों। अब तुम मुझे बस एक बात बताओ बच्चों, वैसे तो ये न्यूट्रल होते हैं लेकिन अगर ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय वहां बिताएगा, ज्यादा समय वहां बिताएगा, इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादा समय वहां बिताएंगे, तो ये वाले के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज आने लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसे होते बोलो, दोबारा समझो इस बात को कि मान लो ए और बी के बीच में कुछ बॉन्ड बना हुआ है। सोचो मैंने बोला था कि बी ने अगर पूरा ही बॉन्ड ले लिया, इंपॉर्टेंट चीज है, बी ने अगर पूरा बॉन्ड ले लिया तो बी के ऊपर कैसा चार्ज आता है, बोलो माइनस का, और ए के ऊपर कैसा आता है, प्लस का। ये तब जब पूरा शेड पेयर अपने साथ ले गया, या शेड पेयर पूरा अपने साथ लेके नहीं गया, बस ऐसा है कि ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना ज्यादा समय यहां बिता रहे, तो कहेंगे नेगेटिव चार्ज तो आएगा लेकिन पूरी तरीके से नेगेटिव। इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको? ये जो सिंबल मैंने बनाया ना बच्चों, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पार्शियल। इसका मतलब ये है बच्चों की पूरी तरीके से तो नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन हां यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बादल थोड़े ज्यादा छाए रहते हैं हमेशा। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा डेंसिटी किस तरफ रहता है, बोलो क्लोरीन की तरफ झुका हुआ रहता है और कार्बन की तरफ थोड़ा कम रहता है, जिससे क्लोरीन कैसा चार्ज दिखने लगेगा आप लोगों को, नेगेटिव। लेकिन पार्शियल नेगेटिव क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन वहां पर शिफ्ट नहीं हुआ है, बस ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे कर रहा है। देखना जरा, देखना जरा, क्लोरीन के पास से ऐसे और कार्बन के पास से ऐसे। अब जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां समय बिता रहा है तो उसका मतलब ये वाला एंड कैसा रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये वाला कैसा रहेगा? समझे नहीं मेरी बात को? हाँ क्या हुआ, बोल देना, 5-10 मिनट कर रहे हैं। हाँ बच्चों समझ में आई कुछ, मेरी बात नहीं आई? तो ये वाला एटम बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये वाला क्या बन जाएगा? किसी को भी इसमें डाउट हो तो पहले मुझे बताओ भाई, बराबर से सोच के बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो। एक सेकेंड, हाँ नहीं यार घर पर पूछ लेना फोन करके। हाँ तो नहीं हो पाएगी फिर, कुछ कंफर्म नहीं बताया भाई ने, पूछ ले तो बात। अभी मैं 5 बजे फाइनल करूंगा। हाँ भाई क्लास प्लीज शोर नहीं कर रहे हैं, टॉपिक पूरा करना है। तो मुझे तुम ये बताओ, हाँ भाई रौनक, ये जो शेयरिंग चल रही है इसमें से इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा खिंचाव किस तरफ है, क्लोरीन की तरफ। दैट्स व्हाई इट विल एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू व्हिच दिस कार्बन विल एक्वायर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। विनय बात समझ में आ गई? अब मुझे तो एक बात बता, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, कोई भी एटम अपने ऊपर हमेशा न्यूट्रल चाहता है भाई, कोई भी ना तो पॉजिटिव चाहता ना नेगेटिव चाहता। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया मतलब इसके ऊपर कमी आ गई, तो ये क्या करने लगता है पता है? ये बगल वाले कार्बन वाले एटम से, बगल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग चल रही है, वैसे तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा वहां पर समय बिता रहे हैं, तो ये क्या करता है, अपने बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। समझो मेरी बात को, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा कुछ कि मेरे बगल में कोई ताकतवर बैठा था, उसने मुझसे कुछ चीज छीनी, मैंने अपने बगल वाले से छीन ली। समझो, तो जिसकी वजह से मेरे पे तो पॉजिटिव आया, लेकिन मैंने इस बगल वाले पर भी क्या कर दिया, पॉजिटिव क्रिएट कर दिया। समझो मेरी बात को? तो यहां पर भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बट मैंने यहां पर 2 पॉजिटिव बनाया, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यहां पॉजिटिव ज्यादा आएगा। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है ना, हमेशा हमेशा इसी के ऊपर आएगा, ध्यान रखना।
फिर आप कहोगे सर ज्यादा इसके ऊपर है तो फिर इसके ऊपर 2 क्यों बना रहे हो? देखो ये हमारी मजबूरी है कि ज्यादा की चीज ना हम पहले से कुछ नहीं बना सकते। भाई कोई चीज ज्यादा है तो पहले से कितना ज्यादा दिखाओगे? तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें पहले वाले पे प्लस बनाना पड़ता है, दूसरे वाले पे हम 2 प्लस बनाते हैं, लेकिन मतलब जान लेते हैं कि ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम है। इसको तुम यूं समझो, अगर तुम समझ पाओ तो। इसने शुरू में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे, अगर मैग्नीट्यूड वाइज जाए ना, सब मैग्नीट्यूड वाइज अंदाजा लगाते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड ना -100 का है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड +100 का है। फिर ये अपने प्लस को थोड़ा कम करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा इस बगल वाले कार्बन से। तो मान लो कि इसने कुछ खींचे और 30 खींच लिए, 30 की डेंसिटी खींच ली, तो 30 की डेंसिटी खींची तो इसके ऊपर थोड़ा प्लस कम होकर +70 हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कितना आ जाएगा बोलो? +30। अरे समझो ना मेरी बात को। लेकिन इससे तो कम ही आएगा ना, क्योंकि सबसे ताकतवर एटम तो इसके साथ बैठा है ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी पुश होने वाली है? इस वाले की। अपनी को कुछ कम करने के लिए बगल वाले से थोड़ा खींच लेगा, जिसकी वजह से बगल वाले पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो? पॉजिटिव। फिर इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, ये कहता है मैं इससे खींचूंगा भाई, जब ये इससे खींचता है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आता है। लेकिन सबसे लीस्ट पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर क्रिएट होने वाला है? सबसे एंड वाले पर। समझो मेरी बात को। और कहते हैं कि ये इतना कम हो जाता है 3 से 4 कार्बन के बाद, ढंग से सुने बच्चों इस बात को, 3 से 4 कार्बन के बाद ये इतना इफेक्ट कम हो जाता है कि उसके बाद ये इफेक्ट आगे प्रोनाउंस नहीं होता। कहने का मतलब कि तीसरे चौथे तक पहुंचते पहुंचते ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम रह जाता है, तो वो अपने आगे वालों को इफेक्ट नहीं डालता। इस तरह के इफेक्ट को बोलो हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। सुन लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडक्टिव इफेक्ट? व्हाई इट इज नेम्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट? क्योंकि ये बिना गए ना इस पर असर डाल चुका है, बिना इसको टच करे इसके ऊपर असर डाल चुका है। कैसे? इसने अपने बगल वाले से खींचा, इसने अपने पॉजिटिव को खत्म करने के लिए अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, इसने अपने पॉजिटिव खत्म करने के लिए अपने बगल वाले से खींच ली। लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव मैं फिर भी कह रहा हूं किसके ऊपर है? सबसे आगे वाले के ऊपर। लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ इस पे 3 क्यों नहीं बनाया? भाई तुम एक चीज सोचो ना, मैं उसमें 3 बनाऊं, उसमें 2 बनाऊं, इस पे 1 बनाऊं, अगली बार जब ये कार्बन चेन बहुत बड़ी आएगी, अब बताओ, अब मैं इसके ऊपर क्या पहले मैं 10 बनाऊं यहां पर प्लस के, फिर 9 बनाऊं, हर बार कहानी बदल जाएगी। तो इसलिए मैंने आदत बनाई कि मैं पहले एक ही प्लस बनाऊंगा और फिर कितने बनाऊंगा बोलो? फिर बोलो कितने बनाऊंगा, और मतलब जान लूंगा कि ये सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है और ये उससे कम है। मतलब समझ लिया इसका? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उस तरफ से मेरे को पहला वाला डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भैया इस इफेक्ट को बोलो क्या बोलते हैं? दोबारा समझ लो, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ढंग से सुन लीजिए। और ये वाला जो है बोलो, ये क्या है बोलो? लीस्ट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सॉरी लीस्ट नहीं, मैंने गलत बोल दिया। दिस इज द मोस्ट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला बोलो क्या है? लीस्ट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अरे बच्चों नहीं आ रहा समझ में ना? अच्छा सुन लीजिए, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट ये वाला आपको देखने को मिला, जिसमें हमारी चेन से, हमारी कार्बन चेन से कुछ निकल गया और इंडक्शन हो गया इसके अंदर, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सुन लीजिए क्या इफेक्ट है बोलो? या इसी को हम इन शॉर्ट क्या लिखते हैं? बोर्ड पे बने रहिए, बस सारी बातें समझ में आएंगी आप लोगों को। -I इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कब -I इफेक्ट होता है? दोबारा सुन लीजिए, मैं डेफिनेशन बोलने वाला हूं। When a atom which is more electronegative than the carbon chain is attached to a carbon chain, then that atom will attract the shared pair of electron towards itself and acquire a partial negative charge. The carbon will acquire a partial positive charge. Consequently, to remove this partial positive charge, it will also attract some electron density from the adjacent carbon and make it as a partial positive charge as well. नहीं आ रही बात समझ में? फिर ये अपने बगल वाले को करता है। इस इफेक्ट को बोलो क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक और चीज समझने की कोशिश करें, अगर मॉलिक्यूल ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, बस बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ऐसा है। अब आप मुझे बताओ, उस कार्बन चेन के साथ जो एटम लगा है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये बताओ। कॉपर कम है, ये मेटल है भैया, मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और कार्बन उससे ज्यादा। कार्बन ना बच्चों पीरियोडिक टेबल में यहां पर लाई करता है, ये फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह राइट में करते हैं, कॉपर वगैरह लेफ्ट में करते हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना इनसे तो कम होती है और इनसे मेटल से ज्यादा होती है। इधर भाई ध्यान देना पड़ेगा, इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम होती है और इनसे मेटल वगैरह से बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर इधर बॉन्ड बना हुआ है तो अब क्या होने वाला है? बताओ जरा, अब क्या होने वाला है? जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका ज्यादा खिंचाव किसकी तरफ होगा? कार्बन की तरफ। तो मुझे तुम ये बताओ, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और कॉपर के ऊपर कैसा? लेकिन फिर वही बात है, कोई भी चीज नेगेटिव चार्ज के साथ भी स्टेबल। तो जब इसके ऊपर कुछ नेगेटिव डेंसिटी आती है शेयरिंग की वजह से, अटैकिंग डेंसिटी की वजह से, तो ये अपनी कुछ नेगेटिव में से कुछ नेगेटिव को कम करने के लिए अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे वाले को शिफ्ट कर देता है। जैसे मेरे पास कोई चीज ज्यादा आ गई
तो मैं ज्यादा में भी स्टेबल नहीं हूं, तो मैंने थोड़ी सी किसको दे दी, अपने आगे वाले को दे दी, उसने थोड़ी सी उससे आगे वाले को दे दी। तो जैसे पिछली बार निकल रहा था, इस बार इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, समझो मेरी बात को, क्योंकि पिछली बार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच था, इस बार कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, बट नेगेटिव के साथ भी स्टेबल। तो ये अपने नेगेटिव को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव पे भी स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव आगे शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा और नेगेटिव आ जाएगा, और ये इससे आगे शिफ्ट करेगा तो यहां पर थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा। बस इस इंडक्टिव इफेक्ट में और उस इंडक्टिव इफेक्ट में फर्क क्या है, फर्क ये है कि पिछली बार पूरी चेन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ किसी एक की वजह से, क्योंकि वो खींच रहा था, तो इसके ऊपर क्रिएट हुआ, इसने उसके ऊपर पॉजिटिव कर दिया, इसने उसके ऊपर कर दिया। इस बार क्या हुआ, इसने उससे छीना तो मजबूरन इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आने की वजह से ये कुछ नेगेटिव अपने थोड़ा आगे वाले को देगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना सबसे ज्यादा नेगेटिव इसी के ऊपर होगा, थोड़ा उससे कम नेगेटिव इसके ऊपर, और सबसे कम नेगेटिव सबसे दूर वाले के ऊपर। ये वाला कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें चेन को कुछ ऐड होता है, ऐड होता है, तो बोलो इस वाले को क्या बोलते हैं, बोलो पॉजिटिव, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या मैं इसको बोलूंगा बच्चों प्लस आई इफेक्ट। समझ नहीं आया बिल्कुल भी भाई, सोच समझ के मुझे बताओ कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है या नहीं। सभी बच्चे बोर्ड पर देख लो जो मैंने बोला है, अगर आप लोगों को क्लियर है तो बताओ, देख लो एक बार, कोई जल्दी नहीं है। मैं एक बार इसकी पीडीएफ निकाल के ना बोर्ड पे एक बार ओपन करता हूं। मैंने आप लोगों को इसकी बुकलेट दे रखी है ना, क्लास में है बुकलेट सबके पास? निकाल लो बुकलेट। ऐसा कैसे हो सकता है, बुकलेट सबको दी गई है स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो जो नहीं आए थे उनको भी बाद में दे दी गई थी। इतना पीछे कहां चल रहे हो तुम लोग यार। भाई तुम लोग मेरे को बताओ, वैसे तुम्हें कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया, अब कुछ देखना। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुकलेट है, और मैं किस पॉइंट पे हूं मैं आपको बताता हूं। कुछ कुछ चीजें हमने बीच में छोड़ी हुई हैं, उनकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो सब बता दूंगा मैं आप लोगों को लास्ट तक। टेबल वेबल सब हो गया है, ये देखो, ये सब पढ़ लेना आप लोग, ये पढ़ लेना, मैंने थ्योरी नहीं लिखवाई है क्योंकि बुकलेट में दे रखी है मैंने। देख लो, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, एवरीथिंग इज मेंशन हियर। अब कार्बोकैटायन बता रखा है, कार्बोनाइन बता रखा है, 2 डिग्री 3 डिग्री बता रखा है आप लोगों को। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डन, देख रहे हो, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, सब कुछ दिया हुआ बच्चों बुकलेट के अंदर, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रे भैया हमारे न्यूक्लियोफाइल्स। चलो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, चलिए ये मुझे पढ़ाना है, बिल्कुल चुप रहिएगा, 5 मिनट और हमें खत्म करनी है वाली चीज, तो सब बच्चे बोर्ड पे बिल्कुल टिके रहेंगे, नजर बना के। कह रहा है व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब कभी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम्स के बीच में बन जाता है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बोलो क्या होता है, डिफरेंस, जैसे कार्बन क्लोरीन, कार्बन कॉपर, डिफरेंस है यार, एक बार क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बार कार्बन कॉपर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डिफरेंस है। क्या बोलते हैं, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, जिनके बीच शेयरिंग हो रहे हैं, the sigma electrons of the bond get shifted towards the more electronegative atom of the bond that result in a polar covalent bond। polar का मतलब polarity आती है उसमें, प्लस माइनस वाली क्या आती है, पोलैरिटी, पोल्स बनते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, टर्म्स है बच्चों। तो कहता है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो शिफ्ट हो जाते हैं उसकी तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और क्या बोलता है, सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच इज द रिजल्ट ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, ऐसा पोलराइजेशन जिसकी वजह से बगल वाला कार्बन भी, एडजेसेंट वाला कार्बन भी बोलो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी प्लस आ जाता है, इसको बोलो क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो लेट अस सी द इंडक्टिव इफेक्ट इन द क्लोरोप्रोपेन। इस मॉलिक्यूल में इसने समझाने की कोशिश करी और एग्जांपल को एक्सप्लेन किया, बोर्ड पे देखिए आप लोग क्या बोलता है। इन दिस एग्जांपल, क्लोरीन इज बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्रॉ सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इट इन सच अ वे दैट द कार्बन नंबर 1 गेन्स सम पॉजिटिव चार्ज। पढ़ लो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कह रहा है कि इस पूरे मॉलिक्यूल में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, खुशी इधर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करता है। कहते हैं ड्रॉ सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट इन सच अ वे दैट द कार्बन 1 गेन्स सम पॉजिटिव चार्ज एंड द क्लोरीन सम नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ो, क्या बोलता है, इन टर्न
कार्बन 1 which has developed a partial positive charge draws some electron density towards it from the adjacent carbon carbon bond. जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो उसमें से ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, बोलो है कि नहीं? एंड क्या करेगा? कॉन्सिक्वेंटली कार्बन 2 डेवलप्स सम पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली कार्बन 3 डेवलप्स सम पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन द कार्बन नंबर 2. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो मैंने आपको पढ़ाया वो बिल्कुल शब्दों में यहां पर मेंशन है, आप लोग पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा ना? नहीं आ रहा भाई समझ में? तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर एक पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर 2 पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर 3 पार्शियल पॉजिटिव. लेकिन सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव कौन सा है? पहले वाला. मैंने यहां लिखा था कि आप भूल ना जाए ये वाली बात. द ऑर्डर ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट इज दिस वन. ये वाला सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, ये वाला उससे कम और ये वाला उससे कम. तो कहते हैं दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट वीकन्स स्टेडीली विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है. कहने का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जितना कार्बन दूर जाता रहता है उतना ही आपको क्या दिखता है? कम देखने को मिलता है. मतलब जितना कार्बन दूर वाला होगा उसके ऊपर उतना ही इंडक्शन कम दिखेगा. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब जहां पर वो ग्रुप लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, जो खींचने वाला एटम लगा हुआ है या जो डोनेट करने वाला एटम लगा हुआ है, उससे जितना दूर कार्बन होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही उस पर क्या दिखेगा? कम दिखेगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे मेरी ताकत का असर सबसे ज्यादा मेरे बगल वाले को ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, उससे दूर वाले को उससे कम, उससे दूर वाले को उससे कम. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो यही बच्चों इंडक्शन है. सो इंडक्टिव इफेक्ट बिकम वैनिशिंगली स्मॉल आफ्टर 3 बॉन्ड्स. कहते हैं 3 बॉन्ड्स के बाद ये लगभग दिखता ही नहीं, खत्म हो जाता है एक तरीके से. समझ में आ गया सब कुछ? उसके बाद क्या बोलते हैं? आज ये 2 तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक बोलो क्या? तो नेगेटिव बच्चों वही जो अभी निकला था वो कैसा था? बोलो नेगेटिव. यहाँ डायग्राम बनेगा जो मैंने आपको भी बना के दिया है. तो कहता है कि इफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. अगर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींचने वाला है, तो बोलो क्या है? माइनस आई इफेक्ट है. और ये सब ग्रुप पता है कौन से बताए गए हैं? जो खींचते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. मतलब कार्बन चेन के साथ कौन लगाओ? NO2 लगाओ, खींचेगा. Cn लगाओ, खींचेगा. COOH खींचेगा. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन खींचेगा. और ये ऑर्डर में लगा रखा है कौन ज्यादा खींचेगा और कौन कम खींचेगा. समझ नहीं आया सर? तो मुझे बताइए अगर ये सारे के सारे एग्जांपल आ जाए और बोले बताइए सबसे ज्यादा इंडक्शन कार्बन चेन पे कौन सा मॉलिक्यूल करेगा, तो आप बोलेंगे NO2 करेगा. कौन करेगा बोलो? और ऐसे आ जाएगा तो ऑर्डर आपको पता होना जरूरी है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट यहां पर उसने प्लस आई इफेक्ट को भी समझाने की कोशिश करी है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है जो कि कार्बन चेन के साथ लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कार्बन चेन के साथ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये कौन सा इफेक्ट है? बोलो प्लस आई इफेक्ट. और एग्जांपल में यहां पर ज्यादा एग्जांपल्स नहीं होते, कॉपर वगैरह उसने दिया नहीं है, बट ऐसे CH3 मॉलिक्यूल, C2H5 मॉलिक्यूल, H हाइड्रोजन वगैरह यही देते हैं, बाकी सब लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो ये देंगे तो चेन पे कैसा चार्ज आएगा? चेन पे कैसे देंगे तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा. कैसा आएगा बोलो? नेगेटिव. कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया वाली चीज. तो मुझे तुम बस ये बताओ, समझ नहीं आया सर? इस इफेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो 2 तरह के मैंने इफेक्ट तुम लोगों को करवाने की कोशिश करी है. एक ऐसा इफेक्ट, दोबारा सुन लीजिए, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें कार्बन चेन के साथ लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और एक ऐसा जिसमें कार्बन चेन के साथ लगा हुआ ग्रुप EDG है. मैं 2 शब्द यूज करूंगा बहुत ज्यादा इस चैप्टर के अंदर. बच्चों क्लास खत्म नहीं हुई है. एक EWG और एक बोलो क्या? EDG. EWG विड्रॉइंग वाले, EDG डोनेटिंग वाले. विड्रॉइंग वाले क्या करेंगे? रोना किधर? इधर. ये EWG इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो बोलो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव. इसके ऊपर डन. जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए इससे खींचेगा, तो इसके ऊपर कुछ पार्शियल पॉजिटिव. लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये ज्यादा है. ये अपने को कम करने के लिए कुछ खींच पाता है बगल वाले से, क्योंकि आपको पता है ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन अपने ऊपर पॉजिटिव आने की वजह से थोड़ा बहुत खींच लेगा बगल से, इसलिए इसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर देगा. और ये अपने प्लस को खत्म करने के लिए थोड़ा बहुत बगल से खींचेगा तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि खींचने वाला आया है तो माइनस का आई इफेक्ट. और अगर डोनेट करने वाला आया है, डोनेट करने वाला, तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस. ये अपने माइनस को कम करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा माइनस क्रिएट होगा, अपने माइनस को कम करने के लिए थोड़ा बहुत इसको दे देगा, थोड़ा बहुत इसको दे देगा, और ये अपने माइनस को थोड़ा बहुत इसको दे देगा. तो ये वाला कौन सा? क्योंकि इसमें देने वाला आया है तो बोलो क्या? फिर तुम्हें एग्जांपल याद करने हैं कि कौन देता है और कौन इलेक्ट्रॉन लेता है. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तक ये समझ नहीं आया, लेकिन इसका काम क्या है भैया? ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ा रहा है. यूसेज इन टॉपिक्स का होने वाला है आने वाले चैप्टर्स के अंदर. वहां तुम्हें जब रिएक्शन कराएंगे, देखो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हुआ, तो तुम्हें पता होगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. नहीं आ रहा समझ में? सबको क्लियर हो गया ये वाला इफेक्ट? आज हमने 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए. मुझे बताओ जरा सबको क्लियर है कि नहीं? एक मैंने पढ़ाया तुम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द स्पीशीज एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? बोलो. जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है बोलो क्या है? बोल दो इलेक्ट्रोफाइल्स. जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, न्यूट्रल स्पीशीज क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल. सर न्यूट्रल वाली इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती है और न्यूक्लियोफाइल भी, डिपेंडिंग कि सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन बचे हैं या
अगर सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, लोन पेयर्स बच गए हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है सर, तो सर न्यूक्लियोफाइल, अदरवाइज इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल सारे क्लियर हो गए। फिर मैंने क्या बोला, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो जब भी कार्बन चेन के साथ एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला या कम वाला लग जाए, ऐसे में पूरी कार्बन चेन के ऊपर एक चार्ज क्रिएट होता है, या तो पॉजिटिव या बोलो क्या, ज्यादा वाला होगा तो भी क्रिएट होगा, कम वाला होगा तो भी क्रिएट होगा। और इसी इंडक्शन को, कि पूरी चेन में एक चार्ज क्रिएट होता है, इसी इंडक्शन को बोलो क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब या तो ये पॉजिटिव इंडक्टिविटी क्या बोलो, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? 2 क्लास का चैप्टर बचा, 2 से 3 क्लास में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा हमारे। बहुत बड़ा चैप्टर होता है, टाइम लगता है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ जी। क्लियर है? कल क्लास रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी ग्रुप में डालूंगा, लेकिन कल क्लास है श्योर, ठीक है? मैं बता दूंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स सोच के बताऊंगा किसकी है।